अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज मेकर के साथ मैं हूं नबीला अजीज। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन की जमात में तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की बड़ी तादाद शामिल है और इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद रहनुमाओं की भी शमूलियत का इम्कान है। अब सवाल ये है कि इंतखाबी सियासत में इस नई सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे, असद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ होंगे और जाहिद गशकोरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आप कहिएगा, पार्टी का नाम सामने आ गया है, क्या समझते हैं, कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं, रोशन है या तारीक? देखें, ये अभी कबल अज़ वक्त है। अगर इमरान खान साहब की पार्टी और बल्ले का निशान मैदान में है तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पीटीआई की बी टीम है। इसने पीटीआई का वोट बैंक डिवाइड करना है। उस हलके में जहाँ पीटीआई के उम्मीदवार कुछ इनके पास हैं जिनको इमरान टिकट देंगे, ये और वो आपस में वोट बैंक डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर इमरान खान और पीटीआई का बल्ले वाला निशान वाली पार्टी मैदान में नहीं है, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हैं, जेल में हैं, या वो इलेक्शंस का बाइकाट का ऐलान कर देते हैं, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एंटी पीडीएम पूरा वोट बैंक लेके जा सकती है और फिर उनको वो पीटीआई के मुतबादल के तौर पर सामने आ सकती है। फिर हम कह सकते हैं कि उनका जितना भी वोटर बाहर आएगा, कुछ डिप्रेस होकर नहीं आएगा, कुछ जो आएगा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलेगा। जैसे कि माजी के इलेक्शंस में हमने ऐसा देखा है, नून से काफ निकली है, पीपल्स पार्टी से भी पार्टियां निकली हैं। लेकिन ये बिग कैच ये है कि इमरान खान का इलेक्शंस के हवाले से क्या फ़ैसला और क्या मुस्तकबिल है। जो इमरान खान का मुस्तकबिल है वही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल है। इन दोनों का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इमरान खान का बाइकाट, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉटरी। इमरान खान मैदान में मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है टफ हो जाएगा और फिर उनका और इमरान खान का आपस में वोट डिवीजन पर बात हो जाएगी, जिसका थर्ड फोर्स जहां पीएमएलएन है वहां पीएमएलएन को फ़ायदा हो जाएगा, केपी में जेयूआई, एएनपी वगैरह को फ़ायदा हो जाएगा, कराची में वोट बैंक तकसीम हो जाएगा। जहां जहां उनकी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं वहां उनका, जहां विनिंग हॉर्सेस की गेम थी वहां विनिंग हॉर्सेस जहां आ गए। जहां पार्टी वोट की बात है वहां पार्टी वोट और इलेक्टेबल का वोट आपस में डिवाइड होगा और उस डिवीजन का जो फ़ायदा है वो दूसरी सियासी जमात को, जो वहाँ पे पीटीआई के बाद नंबर 2 में थी या पीटीआई के साथ रेस में थी, उसको होगा। पहला कदम हो गया। हमने माजी में भी देखा है। देखें, मुस्लिम लीग नून से टूटी थी हामिद नासिर चट्टा साहब, उन्होंने अलग ग्रुप बनाया था, फिर मंजूर भट्टू साहब उससे सीएम हो गए थे। पीपल्स पार्टी में से पेट्रियाट निकले थे, फिर वो हो गए थे। लेकिन ऐसे कुछ काम इलेक्शन के बाद होते हैं, कुछ काम इलेक्शन से पहले होते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने जनूबी पंजाब महाज बनते देखा था। बाप पार्टी बनी थी इलेक्शन से पहले, बाप पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई। जनूबी पंजाब महाज जो है वो पंजाब में इमरान खान को हुकूमत दिलाने में उसका एक कलीदी किरदार था। अगर जनूबी पंजाब महाज ना बनता और वो इमरान खान के साथ ना आते तो इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते थे। वो सारी गेम इमरान खान के लिए खेली गई थी। तो यहाँ हर इलेक्शन में इस किस्म की मैनेजमेंट होती है। ये भी मुमकिन है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो काजी हुसैन अहमद का पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट साबित हो जाए। ठीक है, एंड ऑफ द डे जब उनसे कोई पूछा जाए कि आपने इलेक्शन लड़ा तो क्या हासिल किया, फिक्रा पूरा होने लेते हैं, तो वो ये कहें कि हमारी वजह से इमरान खान हार गया। वो ये तो ना कहें कि हम हार गए हैं, वो ये कहें कि हमारे लड़ने की वजह से इमरान खान देखें कितनी सीटें हार गया। जैसे काजी हुसैन अहमद बताया करते थे कि मैंने जो इस्लामिक फ्रंट बनाया उसकी वजह से नवाज शरीफ 45 सीटें हार गया। तो ये सारे तजर्बात हमने पहले देखे हैं। इसमें अभी बहुत से कैच हैं। ये अभी पहला दिन था, अभी इस इश्क में इम्तहान और भी हैं। ठीक है, इम्तिहानात अभी और भी हैं। असद महमूद साहब, आप कहिएगा, अब नई जमात सामने आ रही है, क्या समझते हैं अवाम में इन्हें पजीराई मिल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला, थैंक यू वेरी मच। देखना, एक तो ये है कि ये जो पार्टी बनी है इसके अंदर मैक्सिमम लोग वो हैं जो कि पीटीआई से टूटे हैं और एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में क्या से चले गए।
मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि आई विश के लोग ना ये फवाद चौधरी के हलके के अंदर झेलम में चले जाएं और वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे ज़रा फवाद चौधरी के बारे में पूछ लें, तो मेरा ख्याल है जो बाकी लोग जिन्होंने 100 से ज़्यादा हैं जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है वो उनका क्लियर हो जाएगा जी कि आगे रिज़ल्ट होना क्या है। यहाँ पे मुजम्मल सौर वर्दी से येस आई टेंड टू एग्री ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जी इनकी हर चीज़ एक्चुअली हिंज करती है कि जी डिसीजन क्या होता है, ओके जी बल्ले के बारे में आर फॉर दैट मैटर चेयरमैन पीटीआई के बारे में या कैसे होता है। नो आई वुड से कि अगर चेयरमैन पीटीआई हटते भी हैं और वो कहते हैं जी कि मेरी इस पार्टी को फ़लाँ शख्स ने एक लिहाज से लेके चलना है, वोट बैंक इनका मौजूद है, वोटर्स एक लिहाज से इनके मौजूद हैं, चाहे वो कि देखें ना पीडीएम को इकट्ठे तो एक लिहाज से लड़ने से रहे तो वो तो एक दूसरे के वोट वैसे ही काटेंगे। कुछ वोट जो है फ़ाइन आप कह सकते हैं जी कि जहांगीर खान तरीन की पार्टी ले जाएगी, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें पीटीआई का फिर एक लिहाज से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नो दैट इज़ टू बी सीन कि हाँ अगले फ्यूचर में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। बट एक चीज़ हम ज़रूर सोचने की बात है, ये कई पॉलिटिकल लोग हैं जो कि ओके जहांगीर खान तरीन को इन्होंने ज्वाइन किया है, ये 4-4, 5-5 पार्टीज़ बदले हुए लोग हैं। मुझे तो हैरानी होती है ये किस मुंह के साथ, किस शक्ल के साथ और किस किस नैरेटिव के साथ ये अपने वोटर्स के पास जाते हैं और ये वोट मांगते हैं। हकीकत में मैं आपको बताऊं, क्या आप कभी ज़िंदगी में तसव्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन हैं, तो बोले जी कि नहीं इसमें से 100 लोग निकले हैं तो नहीं वो रिपब्लिकन में चले गए और डेमोक्रेट जो फारग हो गए। मेरा ख्याल है हमें इसको भी ज़रूर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है ये इस तरीके से, और इनका अपना जो एक पर्सनल कैरेक्टर की बात आती है ना, आप से कि जी आप किसी भी इंश्योर करते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो फिर आप देखते हैं पहले सोच समझ के उस पार्टी के अंदर जाते हैं एंड देन यू कंटिन्यू बेसिकली विद दैट पार्टी। आप यकीन माने कि जब मैं फवाद चौधरी को बोलते हुए सुनता था पीटीआई के अंदर तो ये लोगों को मतलब आप वुड से कि शायद ऐसे इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है कि इनसे ज़्यादा वफादार आदमी कोई नहीं है। एंड नेचुरली हिज लॉयल्टीज वर जनरल मुशर्रफ आल्सो। तो क्या लगता है कि अब पीटीआई के खिलाफ इनके बयानात हो जाएंगे? ये दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। देखें ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें किसी तरह की आप ये कहेंगे कि इनके दिल में किसी का कोई ख्याल आएगा, कुछ साथ ये एक ही प्लेट के अंदर खाना खाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसी प्लेट को एक दूसरे के मुंह पे मारते हैं। दिस इज़ देयर लेवल की मैं बात करूँ आपसे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। क्यों आप भूल गई हैं जिस वक्त जो कि हुकूमत को बरतरफ किया गया था, नवाज शरीफ वाज विद हिम, आई एम टॉकिंग उस टाइम की 88 की, तो वहाँ पर ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो वो अपने वज़ीर आज़म के साथ नहीं ठहरे थे, वो सीधे जनरल ज़ियाउल हक के घर चले गए थे। और सिर्फ देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब की जो असम्बली थी उसको एक लिहाज से बचा लिया गया था। वाई? बिकॉज ये सारी की सारी फैमिली वहाँ उनके घर जाके बैठ गई थी कि नहीं जी हम तो किसी सूरत में भी नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बहाल नहीं करते। तो ये तो कैरेक्टर है हम लोगों का, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। आई वुड से कि ये अगर एज ए हम कौम तो हैं कोई नहीं, हम तो बेसिकली हजूम है जो 24 करोड़ लोगों का है। तो किसी भी नेशन के अंदर ना एक्चुअली एक मादा होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग एक्चुअली वी सीरियसली लैक दैट। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हम अब क्या करने जा रहे हैं, कैसे, यानी आप 75 साल हमें हो गए हैं, वी आर नॉट श्योर कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सिस्टम। आप सारे के सारे आपके इदारे इस वक्त देखें, आप सुप्रीम कोर्ट का हाल देखें, नैब का हाल देखें, आप इलेक्शन कमीशन का हाल देखें, बाकी जो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या लोगों को वाकई इंसाफ मुयसर है, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? दीज पॉलिटिकल पीपल। हम कुछ भी कह लें कि नहीं जी वो बड़े लोग हैं, वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने ये किया, दे आर द वन जो कि जिसको कहते हैं कि ये डिसाइड करते हैं। अब पूरे 14 महीनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान का हाल इकनॉमिकली, वो तो नेचुरली हम सेकंड फेज़ में एक लिहाज से जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये सियासतदान जो हैं इनके अंदर वो समझ बूझ आएगी। बाल इनके सफ़ेद हो चुके हैं, उम्र इनकी 70 साल से आगे हैं, लेकिन इनकी सोच पाकिस्तान नहीं है, इनकी सोच सेल्फ सेंटर्ड है। ये अपने 1 किलो के गोश्त के लिए ये पूरा पाकिस्तान ज़बह करने के लिए तैयार है। ठीक है असद महमूद साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप कहिएगा, अब पार्टी का नाम सामने आ चुका है, 100 से ज़ायद लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, क्या समझते हैं क्या ये पार्टी सियासी साख बनाने में कामयाब हो सकेगी? लेकिन इसमें बड़ी क्लियर बात है, अगर पार्टी चेयरमैन पीटीआई के अन्ना और ईगो को साइड पे कर दें और हालात की नज़ाकत को देखें, तो अगर जिस तरीके से कल इनके वाइस चेयरमैन गए थे शाह महमूद कुरैशी, अगर उस वक्त ये एक्सेप्ट बात मान लेते जी कि मैं फॉर द टाइमिंग आई
मैं अपने केसेस को, पॉलिटिकल जितने क्रिमिनल केसेस इनको हैंडल कर रहा हूँ, आई एम वेरी बिजी। फॉर द टाइमिंग आई एम आउट ऑफ पॉलिटिक्स एंड यू टेक ओवर एज अ पार्टी एक्टिंग चेयरमैन, तो हालात बिल्कुल फ़र्क होते हैं ना। आपके जो लोग कल चले गए हैं वो जाते और ये सारे पार्टी में रहते, और क्योंकि फिर अगर वो ये कह देते जी मैंने शाहमद कुरैशी को, जो उन्होंने पहले अनाउंस किया हुआ है कि मैंने एक्टिंग पार्टी चेयरमैन बना दी है, थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। वोट बैंक इनका है और वो कायम रहता, जो भी छुप के बैठे हैं डरे में वो भी इनको वोट दे देते। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ही इज़ वेरी ईगोइस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने, मुझे लगता है कि कल उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो बिल्कुल का रुके हुए थे वो जाने। और अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे कि और ज़्यादा परिंदे फ्लाई करेंगे KPK से भी और बाकी जो कौन से भी हो जाके इसको करेंगे। लेकिन जो PTA में इस वक्त नाराज़ ग्रुप है इनके वोटर्स का, जो चुप करके बैठे हुए, मेरा नहीं ख्याल कि वो तरीके ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को जो है वो वोट देंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही कई, जैसे मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे थे, महमूद भी बात कर रहे थे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अभी जाएं और आपको कैसे वोट देंगे, क्या कारकर्दगी है मुझे बताइए आपके बिना। इस वक्त बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई है। PMLN की पोजीशन बड़ी ख़राब है। PMLN ए रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली पंजाब, वो भी सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब। उसके बाद वो सदर्न पंजाब में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। उसके साथ सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब में आप देखें कितनी पार्टियाँ, PTA रेमिनेंट्स, देन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नहीं बन गई, फिर PMLQ, PMLN एंड पीपल्स पार्टी। सी कि कितना इनमें कंपटीशन होगा, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब, सदर्न पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है और उनके कुछ लोग KPK में भी हैं। तो ये देखना है फिर अल्टीमेटली अलायंस कैसे बनेगी। काफ लीग कभी भी PMLN के साथ नहीं जाएगी। काफ लीग से पहले चौधरी शुजात से मिले, शायद उधर चली जाए। MQM है, तो ये बड़ी किस्म की हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये भी मुल्क के लिए नुकसानदेह, बिकॉज सिंपल मेजॉरिटी पार्टी के पास हो तो वो ब्लैक प्लेनिंग में नहीं आती है। फिर उनके पास तो क्या जहांगीर तरीन आगे जाके किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं? They will have to go. I think most likely they are likely to go and with PMLN. उन्हीं के साथ जाएंगे। इनके पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं। मैं अगर कहीं ना कहीं सक्सेस होती है वो PMLN प्लस पाकिस्तान तहरीक, ये जो इस्तेकाम पार्टी है, ये इनका बहुत चांस है मिले। काफ लीग इनको नहीं मिलेगी, उनकी आपस में यू भी अंडरस्टैंड की क्या हालात चल रहे हैं, वो देखने की बात है। फिर पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में बिल्कुल अलग इलेक्शन लड़ेंगे, दोनों अपोजिशन पार्टी। उनके अभी नजर आ रहा है कि इख्तलाफ भी शुरू हो गया। ज़ाहिर सब लाहौर में बैठे हैं, अगर वो PMLN का वोट तोड़ रहे हैं, दैट मीन कि दे आर नॉट इन टर्म्स, दे आर नॉट, और इट हैज टू बी बिकॉज दे आर मेन पॉलिटिकल पार्टी। बल्कि आई वुड से देखें, फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू मस्ट हैव 2-3 नेशनल पार्टी। द मोर नेशनल पार्टी, द मोर स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। द मोर रीजनल पार्टी, द मोर वीक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक बड़ी क्लियर सी बात है, ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। द की इज विद, इस वक्त भी PTA के चेयरमैन को अगर सियासी समझ बूझ हो तो वो अगर शाहमद कुरैशी को आगे लाएं तो देन इनके लिए बेहतर होगा। माने सिमरान जो इस वक्त चीज़ चल रही है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। शाह महमूद कुरैशी के आगे आने के कितने फीसद चांसेस लगते हैं? दैट इज व्हाट आई से कि इसीलिए वो अभी भी वेट कर रहे हैं। ही इज नॉट जॉइन एनी पार्टी। ये आपके PTA के लीडरमैन को समझ आनी चाहिए कि पार्टी के इंटरेस्ट में, अपने वोटर के इंटरेस्ट में, फॉर द टाइमिंग से आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर माई 150 केसेस, आई एम इन कॉम्प्लेक्स पोजिशन। तो आई वॉन्ट कि ये इलेक्शन कैंपेन सब कुछ जो है शाहमद कुरैशी लेके आगे चले। ठीक है हारिस नवाज साहब। जाहिद गशकोरी साहब, आप कहिएगा मज़ीद क्या लगता है? परवेज़ खटक भी काफ़ी सरगर्म है अपनी नई सियासी पार्टी बनाने में, और ये पार्टी का भी नाम सामने आ चुका है। मज़ीद कौन से बड़े नाम इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, क्या लगता है? अभी देखिए नबीला, मैंने जो आज देखा है कि इस पार्टी में मुझे इलेक्टेबल आलमोस्ट नज़र नहीं आए। जो नई सियासी जमात का ऐलान किया गया है, जनूबी पंजाब से 31 मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं। फिर जो जनूबी सूबा महाज था, इलेक्शन से पहले बना था, उनमें से किसी मेंबर नेशनल असम्बली या सियासतदान को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने साथ देने का ऐलान किया हो या हामी भरी हो। तो ये एक मुझे जो लगता है, मेरा पॉलिटिकल विजडम है, द पॉलिटिक्स ऑफ
रिवेंज एक थ्योरी आप कह सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ लॉयलिस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। पैसा इन लोगों के पास ज़रूर है, सियासी जमातें तब्दील करते रहे हैं, अभी भी उन्होंने 100 से ज़ायद लोगों को अपने पार्टी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। और आगे जाके कौन ज्वाइन करेगा, देखिए जो इलेक्टेबल्स हैं जनूबी पंजाब के या सेंट्रल पंजाब के, इस पार्टी में मैंने अभी तक नहीं देखे। अभी 2 स्ट्रॉन्ग कैंप हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ के जा रहे हैं लोग, वो उनमें शामिल होना चाहेंगे या हो रहे हैं। तो आप एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लाहौर में कैंप है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं जनूबी पंजाब से हैवी वेट्स को अपने साथ शामिल करें। और फिर आपने परवेज़ खटक की बात की, खैबर पख्तूनख्वा से भी मैंने नहीं देखा कोई बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम जो आज इस नई सियासी जमात की लीडरशिप के साथ बैठा हुआ हो। कराची से आपको पहले ही मालूम है, हमने देखा वहाँ से इमरान इस्माइल साहब हैं या अली जैदी साहब हैं। ज़ाहिर है उनका पार्टी के बगैर जो बड़ी 3 नेशनल पार्टीज़ हैं, उनके टिकट के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जीत बड़ा मुश्किल अमल लगता है। तो पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, ये एक नई बात नहीं है। इस सियासी जमात का अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखें तो पंजाब की हद तक जो पंजाब गवर्नमेंट होगी वहाँ से इनको सीटें मिलें, और फिर जो नेशनल लेवल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ सीटें लेके आना। और ज़ाहिर है जहांगीर खान का एक अहम रोल है, उनके अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे पार्लियामेंट में या नहीं। फिर अलीम खान साहब हैं, ज़ाहिर है इन लोगों के पास पैसा ज़रूर है, वो सेंटर या लाहौर में कुछ उनका होल्ड भी है, आया कि वो लीड करना चाहेंगे पार्लियामेंट में पार्टी को। फिर ज़ाहिर है तनवीर साहब बैठे थे, चौधरी सरदार तनवीर साहब सॉरी, जो AJK की पॉलिटिक्स में उनका एक रोल है। तो काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। इमरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको छोड़ के जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये मुश्किल टाइम है तहरीक इंसाफ में। आने वाले वक्त में और भी लोग पार्टी को शायद छोड़ जाए। वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है जाहिद गशकोरी साहब। मुजम्मिल सौर भट्टी साहब, आप कहिएगा, अता तारड़ का बयान आया क्योंकि माहौल बहुत गर्म है और हम देख रहे हैं सियासत में किस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे ही ये पार्टी अनाउंस हुई उसके बाद अता तारड़ का एक बयान भी सामने आता है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं और हो सकता है हमारा मुश्तरका कैंडिडेट भी हो। आपसे जानना चाहूँगी कि ये सोचा समझा बयान हो सकता है या फौरी रिएक्शन इसे कहा जाए? देखें, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून 100 लोगों को टिकट दे सकती है जहांगीर तरीन के। मतलब अगर उन्होंने 100 टिकट जहांगीर तरीन को दे देनी है तो फिर उनके अपने पास क्या बच जाएगा। तो जितनी बड़ी बारात जहांगीर तरीन साहब ने इकट्ठी कर ली है, इसकी अब किसी एक सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ये इन्हें अब अलग ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक ग्रुप 5, 10, 15 सीटों की एडजस्टमेंट तो कोई सियासी जमात किसी के साथ कर सकती है। जैसे 18 में काफ लीग की 10 सीटों पर एडजस्टमेंट हो गई थी, जैसे और सियासी जमातों की हम ग्रुप दूसरी सियासी जमातों, छोटी सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट देखते हैं कुछ थोड़ी सीटों पर। लेकिन 100 सीटों की एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल है। फिर मुस्लिम लीग नून का माजी का तजर्बा ये भी है कि उन्होंने जब तरीन साहब के लोगों को टिकट दिया था ज़िमनी इंतखाबात में, तो उनके अपने वोटर ने उसको पसंद नहीं किया था जी। तो इसलिए मैंने अपने पहले हिस्से में भी ये बात कही है कि इनको अलग इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात ये है कि ये इलेक्टेबल्स अपने हलके में जाएंगे तो क्या शक्ल दिखाएंगे कहा गया, देखें ये इलेक्टेबल्स हैं, लोग इनकी शक्लें देखने के आदी हैं, लोगों को इनकी सियासी जमातों से सरोकार नहीं है। ये 50-70 साल से मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ते आए हैं और लोग इनको इनकी शक्लों के साथ ही कबूल करते हैं, इनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। लिहाजा ये कहना जी कि अगर तो ये PTI के साथ होते तो लोग इनको हार डालते, लेकिन चूंकि ये PTI के साथ नहीं है, लिहाजा ये जब अपने हलकों में जाएंगे तो लोग इनको जूतियां मारनी शुरू कर देंगे। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। ये लोग इनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, बरादरियां हैं, इनके हलकों में 8-8, 10-10 हज़ार वोट है। ये इलेक्शन लड़ेंगे
तो जीते या ना जीते, लेकिन ये पीटीआई को एक डेंट जरूर डालेंगे। ठीक है, आप ये कहें कि इनके जाने का पीटीआई को फायदा हुआ है तो ये गलत सोच डालेंगे, और वो डेंट ही मकसद है। इमरान खान ने ये विनिंग हॉर्सेस बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। ठीक है, बहुत मुश्किल से कई साल रियाजत की थी जब वो तो ठीक है। असद महमूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब एक नई सियासी जमात सामने आ गई है और पूरी भरपूर तैयारी भी के साथ ये इंतखाबात में भी उतरेंगे, तो क्या समझते हैं जो पहले से बड़ी जमातें हैं उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन भी होगी कि इस तरह से इस जमात का मुकाबला करेंगे इंतखाबात में? देखिए, मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, ये ना तो हम 90s में रह रहे हैं, ना ये 2002 के इलेक्शंस हैं, ना ये 8 के हैं, ना ये 13 और ना 18 के हैं। वी आर इन 2023 नाउ जी। और मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर एक तो इलेक्टेबल्स को जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं, वाई बिकॉज कभी किसी की ये पीपल्स पार्टी में भी रहे, ये नून में भी रहे, ये पीटीआई के अंदर भी आ गए, अभी उन्होंने जहांगीर खान तरीन को ज्वाइन कर लिया है। एक मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, जहांगीर खान तरीन को जनरली पंजाब का जो वोटर है वो उसको नेगेटिव लेता है। वाई बिकॉज वो जहाज़ भर भर के लेके जा रहे थे इमरान खान के लिए, बट यू नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, बिकॉज इट वाज दैट चेयरमैन पीटीआई के जिनके फेस के पीछे ये सारे के सारे इलेक्टेबल्स थे, और फाइन दे वर वोटेड फॉर। नाउ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। मैं उस इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊँगा कि इमरान ने किस तरीके से एक नेगेटिविटी आप कहते हैं कि जनरेट की यंग जनरेशन के अंदर, यंग वोटर्स के अंदर, या वो आज हम किस लेवल पे पहुंचे हैं। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ ये ज़रूर हो गई है कि ये जो यंग वोटर्स स्पेशली हैं उनका बड़ा कलीदी रोल होगा इन आने वाले इलेक्शंस के अंदर, और दे बेसिकली स्टैंड विद इस पीटीआई के साथ। इस फैक्टर को हमें किसी सूरत में माइनस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये तमाम लोग जो कि आज जेकेटी के साथ है ना, ये जहाँ जहाँ जिस हल्के से गए हैं, ये मैंने ये कहा था कि जब वोटर का कल्चर, वोटर का माइंड चेंज हो जाता है तो ही डजंट एक्सेप्ट, और ना उनको फूलों के हार नहीं डालता। इससे पहले भी लोग इसको बुरा भला कहते थे, लेकिन अब सिचुएशन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एडवर्स एक क्लास से हो चुकी है, एंड दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा, ठीक है, आने वाले इलेक्शंस के अंदर अगर आप यू फील के जी हाँ, एक तो बिल्कुल बेट साहब से तो मैं सच्ची बात में एग्री करता हूँ, इमरान खान को एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का ज़रूर सोचना चाहिए। एनफ इज़ एनफ नाउ, साइड पे हो जाए। देखें ना, आज मुस्लिम लीग नून तो चल रही है, बिकॉज द मैन इज सिटिंग इन, सज़ा भी हो चुकी है उनको नाहल ने सारी ज़िंदगी के लिए। ही इज़ टेकिंग द क्लीदी डिसीजंस जो कि उनके नून लीग के अंदर मौजूद हैं, और सेम वे इट कैन हैपन बेसिकली इन पीटीआई। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग अगर उनको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, बल्कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपनी सारी स्ट्रैटेजी को रीविजिट करके इस सारे सिलसिले को ठीक करें और कोशिश करें कि अपनी पार्टी, अपने वोटर्स को वो बचा के रखें। ठीक है, जाहिद गशकोरी साहब, आप क्या समझते हैं, अब नई सियासी जमात सामने आ गई, 100 से ज़ायद अरकान इसमें शामिल हैं, तो ये जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्या इन्हें ओहदे भी बड़े मिलेंगे? देखिए, अभी ये कहना कबल वक्त है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी स्ट्रांग फोर्स के साथ पार्लियामेंट में ये पार्टी आ पाएगी, जितना अभी एक मरकज़ी किरदार हैं शाह महमूद कुरैशी, सीजन पॉलिटिशियन है, एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं इस ये जो अभी नई जमात बनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दो किरदार ऐसे हैं जो तमाम सियासी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जो नई जमात बनी है, एक परवेज़ खटक हैं खैबर पख्तूनख्वा से, अगर वो अपनी सियासी जमात लॉन्च कर देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले ही जो इलेक्टोरल सियासत है पार्लियामेंट की, वो आने वाले इलेक्शन में या आने वाली पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ी नज़र नहीं आ रही। अगर शाह महमूद कुरैशी भी, जिस तरह की 2 दिन से हमें इनसाइड कुछ स्टोरीज़ मिल रही हैं कि जो उन्होंने अपना एक मैसेज कन्वे किया है, अपनी ओपिनियन दी है, इमरान खान ने उस पर फाइनल से नहीं दिया अपना, और किसी स्टेज पे वो भी सोच सकते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है या फिर उन सियासी तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ लेके चलना है किसी और सियासी जमात के साथ। तो पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है, यही एक वजह है आपको पंजाब के 16 अजला से बहुत खामोशी है,
ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से कुछ ले पा रही है। PMLN अगरचे निगोसिएशन में है 2-3 इलेक्टेबल से, जिस तरह से मीना लगारी हैं, ओवैस लगारी बहुत एक्टिव हैं वहाँ डेरा गाजी खान और राजनपुर साइड पे, आपको कुछ अनाउंसमेंट मिले वहाँ PMLN के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मखदूम अहमद महमूद। लेकिन एक बात तय है कि शायद गेम इज़ ओवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर रिकवरी प्रोग्राम इन्होंने शुरू ना किया तो पार्टी को शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा नुकसान हो, मुझे तो ये लगता है इस स्टेज पर। ठीक है जाहिद गशकोरी साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप कहिएगा कि अब सियासी जमात तो सामने आ गई, क्या ये सियासी जमात PTI का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब होगी? दिस व्हाट आई से कि इट डिपेंड्स कि कितना कैलकुलेटेड मूव करते हैं PTI चेयरमैन। अगर PTI चेयरमैन ना ईगो रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस नई पार्टी को, और अगर वो इस वक्त समझ से काम लेते हैं, और अभी असद उमर हैं, शामत कुरैशी, दे आर मोस्ट रिस्पेक्टेड, पंजाब में भी कुछ लीडर बची हुई है, KPK में बहुत बचे हुए हैं। अगर इसको कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और ये समझ आए इनको कि मैंने पार्टी को बचाना है, तो मेरे ख्याल में ये फिर वोट बैंक वापस PTI को आएगा माइनस इमरान खान, और उनको ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं होगा, और अल्टीमेटली हो सकता है कि इसमें इनको बहुत फ़ायदा हो जाए। सेकंड ये कि देखें PMLN ने PDM ने डिलीवर ही नहीं किया। ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे अगले सेगमेंट पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2023-24 पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया और कारकर्दगी आवाम के सामने रखी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को रिलीफ देने का वादा किया। अब सवाल ये है कि बजट में कल आवाम के लिए रिलीफ आएगी या तकलीफ? जाहिद गशकोरी साहब, आप बताइएगा, आप कहिएगा, क्या समझते हैं? इसहाक़ डार की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी कोशिश है कि ये बजट आवाम दोस्त हो, इसमें रिलीफ दिया जाए। आवाम के लिए क्या सरप्राइज़ होगा, रिलीफ मिलेगी या तकलीफ? देखिए, पहले तो इस इकनॉमिक सर्वे से बात करते हैं। जब मैंने पढ़ा है, पिछले साल का भी मैंने पढ़ा था, काफ़ी सालों से मैं एज ए रिपोर्टर इसको फॉलो करता हूँ। इकनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की इकानमी की इंतहाई ब्लीक पिक्चर है। अगर मैं चीदा आपके पास वक्त इतना नहीं होगा, चीदा पहले मैं 1 मिनट में आपको कंक्लूड कर दूं। एग्रीकल्चर में 3.2% डिक्लाइन है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़्यादातर हम डिपेंडेंट हैं, और 40% जो नौकरियां या रोज़गार पैदा होता है इस सेक्टर से, डिक्लाइन है। उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, सैलाब एक सबसे अहम वजह रहा है। दूसरा, 41% जो काटन की प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में कम हुई। इसी तरह से चावल, हर फसल तकरीबन कम हुई है। फिर आप 12% डिक्लाइन नज़र आया है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जो कि एक वरिंग साइन है। फिर अगर आप इन्फ्लेशन देखें, 11.2% था पिछले साल। आज जब हम बात करें इकनॉमिक सर्वे में, तो आपके सामने है कि ये अब 30% से ऊपर है, 40% से भी ऊपर गया है एक स्टेज पे। और फिर जो हमारे डेट हैं, कर्ज़े हैं, वो देखिए 19.3 ट्रिलियन हमारे कर्ज़े बढ़े हैं, 36% कर्ज़े बढ़े हैं एक साल में। और फिर एक मुस्बत पहलू है जो कि टैक्स रेवेन्यू का है, FPR की तरफ से सामने आया, वो 16% इजाफा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और फिर आप दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी डिक्लाइन है। अब जो बजट है, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं आवाम को, और हुकूमत ने 2 पहलू मद्देनज़र रखे हैं। एक तो IMF का एक प्रोग्राम है जो पाकिस्तान आगे लेके जाना चाहता है, उसको भी मद्देनज़र रखा है। और दूसरा, ये इलेक्शन ईयर है,
जी, आवाम को भी रिलीफ देना है, हुकूमत ने इलेक्शन में जाना है। तो यही एक वजह है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि 1100 अरब रुपए से ज़ायद जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कट कम करे और आवाम को रिलीफ दे, आवाम को रिलीफ दे। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप कहिएगा कल बजट पेश किया जाएगा, ये बजट आवाम दोस्त होगा या हकीकत पसंदाना होगा? मेरे ख्याल में आवाम दोस्त तो हो ही नहीं सकता। जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, फिर में वर्ल्ड बैंक की आर्म ट्विस्टिंग है, देर मॉनिटरिंग इट, बल्कि ड्राफ्ट भेजा है वहाँ से मेरे ख्याल में अप्रूव होके आया होगा और उसमें करेंगे। जब आप इन्फ्लेशन नहीं ठीक कर सकते, आप डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करते हैं 20-25 रुपए इंटरबैंक और प्राइवेट ओपन मार्केट में, तो आपकी कैसे आपको रिमिटेंस आएगी ज़्यादा? आपको उसकी बहुत ज़रूरत थी जो आप नहीं कर सकेंगे। लोग हुंडी से पैसे रखने, अनलेस कि 1-2 रुपए का फ़र्क हो तो फिर इतना ज़्यादा लोग ज़ाहिर है कि उसमें करते हैं। सेकंड, देखें, हम अपने घर को ठीक नहीं करते, हमारे घर में जो पिलफरेज है हम उसको तो ठीक कर लें। हम आवाम को तब रिलीफ देंगे जब अपने घर के खर्चे कम करें और आमदन बढ़ाएं, जो एक सिंपल एक घर की औरत भी यही करती है। आप FBR में 2 से 1000 से 3000 अरब का आप एक साल में नुकसान करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड कस्टम। 8 से 900 अरब रुपए की हमारी हर साल हम अपने रेलवे, PIA, स्टील मिल्स और इस तरह की 200-300 स्टेट कॉरपोरेशन पे खर्च कर देते हैं, जो हम रोक सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, मिनिस्ट्रीज, जितनी जगह DC, कमिश्नर, कहीं हमने कोई खर्च कम किया? वही 6 गाड़ियाँ, वही आपके प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं तो चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, वहाँ जाके 4 दिन खड़ा रहे उसका अलहदा होता है, 7 स्टार होटलों में ठहरना है। आई एम टॉकिंग नॉट वन पार्टी, इट इज फॉर एवरीवन। तो ये कम करेंगे तो यही वाइम है वर्ल्ड में। वो कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं कहते हम खर्च कम करें, इनकम बढ़ाएं, वी हैव नो इशू, बट वी आर गोइंग टैक्स लड़ा दो और बढ़ा दो भाई, अपना घर तो ठीक कर लो। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई डोंट सी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द पाकिस्तानी पीपल फॉर दिस। ठीक, मुज़म्मिल सरवरदी साहब, आप कहिएगा खाली जेब के साथ कल बजट पेश किया जा रहा है, आवाम के लिए रिलीफ मुमकिन है? देखिए, तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, पेंशन में इजाफा हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन को तो रिलीफ मिल रहा है, और जो तनख्वाहों या पेंशन में इजाफा हो जाए वो वापस नहीं होता हमारे यहाँ, और वो कायम रहेगा। लिहाजा ये कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो आप कहें कि इलेक्शन के बाद वापस हो जाएगा। इन्फ्लेशन अलाउंस लगा लें, स्पेशल अलाउंस लगा लें, लेकिन तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे की बात आई है। फिर एक किसान पैकेज की भी बात आ रही है, चूँकि हमारे यहाँ ज़राअत काफ़ी डिक्लाइन पर है और कॉटन हम लगाना चाहते हैं, कॉटन की सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाएंगे, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए कोई किसान पैकेज की भी बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिया नहीं जा सकता। ये बात भी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रिलीफ पब्लिक को दे सकें। ताहम हमें देखना पड़ेगा कि लोग बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, यकीनन एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन अगर आपने 80 बिलियन की इंपोर्ट करके 35 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल करनी है, तो अगर आप 30-40 बिलियन की इंपोर्ट कम करके 10% एक्सपोर्ट कम भी कर लेते हैं, तो फिर नेट रिजल्ट तो पाकिस्तान का फायदा होगा ना, कि आपने 80 बिलियन पे इंपोर्ट ले गए और आपको 35 बिलियन की एक्सपोर्ट मिली, कि आपने रॉ मटेरियल सारा मंगा लिया। तो अगर आपने ये जो गैप है इसको जीरो कर लिया है और 10% डिक्लाइन है एक्सपोर्ट में, तो फिर मैं तो इसको ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे फिर इंपोर्ट भी तो 50 बिलियन मैंने कम की है ना, कि जो नहीं मैं कर रहा इस वक्त, उससे भी तो बचत हुई है मुझे। कुछ पाकिस्तान को खुद बनाना पड़ेगा, इन सनतकारों को सोचना पड़ेगा कि ये खुद यहाँ पर चीज़ें बनाएं, गाड़ी यहाँ बननी चाहिए। आप कहें जी ऑटो प्लांट्स बंद हैं, भी आप 30 साल से लगे हुए हैं, आप बम्पर तक तो पाकिस्तान में बनाते नहीं हैं, इंपोर्ट करते हैं, रिपेट्रिएट करते हैं, तो इकोनॉमिक सर्जरी की जरूरत है। इस बात से मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूं। ठीक है, मुज़म्मिल हम बिजली बेचते हैं, बिल क्यों नहीं कर। ठीक, मुज़म्मिल साहब, असम महमूद साहब, आप कहिएगा हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग है, अगर बजट में आवाम को खुश करते हैं और IMF को अगर नाराज़ किया जाता है तो मुआहदे पर क्या असरात होंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ना, IMF वालों ने तो आलमोस्ट को 6 महीने से जो है जो भी उनकी मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट थी वो तो इस गवर्नमेंट ने पूरी कर दी। अब एक्चुअली IMF इज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड कि जी नहीं आपको किसी तरह का वो लोन दे, और अब एक्चुअली वो तो ख़त्म हो गया जो आपका पहले वाला उनके साथ एक लिहाज से पैकेज चल रहा था। नो, यू आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट वन। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, होगा ये कि जब हुकूमत के पास
है ही कुछ नहीं देने के लिए, तो कहाँ से वो किसी तरीके से रिलीफ लोगों को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो 13 पार्टीज़ आई हैं ना, और एक हांडी को जब 13 बावर्ची बनाएंगे ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि उसके अंदर से कोई बड़ा टेस्टी और बड़ा अच्छी खुशबू वाला खाना बना सकेगा। वो इसी तरीके से पाकिस्तान की मैशत का इन्होंने हाल करना था और वही कुछ किया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप अगर 6.1% की ग्रोथ को आप लेकर आ गए 0.29% के ऊपर, तो कोई ना कोई रीज़न तो है ना। ठीक है जी, इसके अंदर ये आपकी पीडीएम अगर जिम्मेदार है, पीटीआई इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि जी आप क्या, हम टग ऑफ वार के अंदर पड़ गए, इसकी टांगे खींचो, इसको ये करो, इसको वो करो। हुकूमत उस चक्कर में लगी रही और अवाम एक साइड पर हो गए। किसी तरीके से कोई प्रिपरेशन इस पीडीएम हुकूमत की नहीं थी कि बजट दे सके। देखिए मैं एक और चीज़ बताऊं कि 1988 के अंदर अगर आप देखें तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान उनके साथ एट पार था उस वक्त। 88 की मैं बात कर रहा हूँ। और आज 2023 के अंदर देखें, वी स्टैंड नो वेयर। हम 4 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, चाइना जो है वो 3300 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ है और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट टचिंग 600 बिलियन। तो मकसद सिर्फ ये कहने का है कि हमें खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को किस सिमत में लेके जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर इस वक्त 50 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। वाई? बिकॉज इतनी महंगी गैस और बिजली के साथ तो आप सारा कुछ नहीं कर सकते। किसने इनको मजबूर किया? IMF ने मजबूर किया। और सर्टली इसके बाद तो बाकी सारे कारोबार भी ऐसे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है जी, आपने सरकारी मुलाजमान की तनख्वाहें, पेंशनें तो बढ़ा दी, कारोबारी लोग हैं उन्होंने भी महंगाई कर दी, लेकिन एक आम आदमी जो है वो कैसे एक लिहाज से अपना गुजारा करेगा? फिर दूसरी चीज देखें, आखिरी को रिलीफ नहीं मिला। असम में साहब टाइम बहुत कम है और ठीक आप कह रहे हैं कि आम आदमी को इससे रिलीफ नहीं मिला। के साथ ही मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।